Hello guys, how are you? This is me Ravinder Olyan, physics teacher. Today I am going to teach you the very first chapter of class 11th physics, that is physical world and measurement. Guys, physical world से ही क्लियर होता है कि हमारे चारों तरफ की वो दुनिया। तो इसमें हम जो भी स्टडी करते हैं, जैसे कि सूर्य उगते टाइम और छिपते टाइम लाल क्यों नजर आता है, रेनबो में 7 कलर ही क्यों होते हैं, सबसे ऊपर रेनबो में रेड कलर आता है, सबसे नीचे वॉयलेट ही क्यों आता है, या ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, या ऐसी हैपनिंग्स हम देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में। तो इसकी नॉलेज हमें कहां से मिलती है? फिजिक्स से। तो बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज फ्यूसिस। फ्यूसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस। प्रकृति की जानकारी और जो भी प्रकृति में हमारे चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी जानकारी हम सब फिजिक्स से लेते हैं। जो भी मैंने अभी क्वेश्चन अराइज किए या ऐसे ऐसे हजारों और क्वेश्चंस के आंसर सब हमें फिजिक्स से मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं फिजिक्स को आगे जो है फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। तो एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स। तो इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, आपको ये क्लियर होना चाहिए। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ये भी फिजिक्स है और ये भी फिजिक्स है, लेकिन जो 1890 से पहले यूज हुआ करती थी, जो चीजें हम 1890 से पहले पढ़ते थे वो क्लासिकल फिजिक्स में काउंट होती है, और जो 1890 के बाद आज भी हम जो पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में काउंट होती है। तो ये आपको क्लियर रखना है। यहां से एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर ये क्लासिकल फिजिक्स अगर थी ऑलरेडी तो मॉडर्न फिजिक्स की क्या जरूरत पड़ी? तो यहां से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या डिसएडवांटेज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स? तो इसमें मैं आपको काउंट करा देता हूं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है एट दैट टाइम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी पॉसिबल नहीं थी। जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं या बहुत छोटी जो चीजें हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस समय पे वो चीज पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स में ये सब पॉसिबल है। और उस समय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की भी स्टडी पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आज हम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की भी स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज मॉडर्न फिजिक्स की है और यहाँ पे यही डिसएडवांटेज बन के आती है क्लासिकल फिजिक्स की। बाकी यही वो फिजिक्स है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाई गई और उसको मॉडर्न फिजिक्स का नाम दिया गया। ओके, तो बात कर लेते हैं कुछ साइंटिफिक लॉज की। होते क्या है साइंटिफिक लॉज? तो देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई गई आपके लिए, द जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग्स इन नेचर आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करके, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके जो हमारे चारों तरफ हो रहा है उनकी ऑब्जर्वेशन करके एक स्टेटमेंट जो दी जाती है उसको लॉ और साइंटिफिक लॉ कहा जाता है। लेकिन ये हमें जो है इतना आसानी से हम नहीं कह सकते कि कोई भी लॉ इजीली बन जाता है, इसको बनने में काफी साल लग जाते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको थोड़ा डीप क्लियर कर देता हूं। कोई लॉ बनाते हैं तो स्टेप्स वाइज हमें चलना होता है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन। ये नहीं कि 2 ऑब्जर्वेशन की और बात फाइनल, नहीं, हमें कई 100 ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी। और यदि हम वो ऑब्जर्वेशंस में कुछ कॉमन मिलता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो करते हैं, दैट इज हम फिर उसमें लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। यदि वो एक्सपेरिमेंट में भी वही चीजें हम नोटिस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो हम फिर उसकी रीजनिंग देंगे। रीजनिंग यानी कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव रीजनिंग हम वहां पे उसकी देंगे। और जब रीजन मिल जाता है तो वहां पे फिर फॉर्मूला मेकिंग किया जाता है, यानी कि फॉर्मूला बनेगा। जैसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, F=G(m1m2/r²। तो ये 4th स्टेप होता है फॉर्मूला मेकिंग। यदि फॉर्मूला बन जाता है तो फॉर्मूले के बाद आती है प्रिडिक्शंस। हम अनुमान लगा सकते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यदि डिस्टेंस 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में बढ़ेगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली घट जाएगा। कितना घट जाएगा वो प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं फॉर्मूले बनने के बाद। अब बात आती है लास्ट स्टेप की, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में यदि वो सही होता है जो हमने प्रिडिक्शन किया तो
फिर ला बन के तैयार हो जाता है। अदरवाइज फिर से फेल होने के बाद वो पूरा काम हमारा वेस्ट जाता है, फिर से हमें हजारों ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, यही सारे स्टेप फिर से फॉलो करते हुए लास्ट में वेरिफिकेशन करके ही ला बनाया जाता है। एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने देखा ये मार्कर जैसे ही ड्रॉप करता हूं नीचे गिर रहा है, मैंने देखा बारिश की बूंदें भी नीचे गिर रही हैं, हर वो चीज है जो नीचे गिर रही है, पेड़ से एप्पल भी नीचे गिरती है, या कोई भी चीज हम नोटिस कर रहे हैं, हजारों चीज मैं आज तक नोटिस कर चुका हूं कि ऊपर से नीचे ही गिरती है। तो ये बात आती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। हमने ऑब्जर्वेशन कर ली है कि सारी चीजें नीचे ही गिरती हैं। अब हम एक्सपेरिमेंटली जो है वेरीफाई करना चाहेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे? तो मान लेते हैं हम कोई ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में वाटर फिल कर लेते हैं, उसका एक एंड यदि हम ऊपर उठाते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ये लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा कि हाँ भाई नीचे ही आ रही है कोई भी चीज। तो उसकी रीजनिंग हम करेंगे, रीजन देंगे। तो क्या देखो, मेरे मानने में ये है कि एक रीजन तो है कि ग्रेविटेशन फोर्स, जो ग्रेविटी उस पे लग रही है नीचे की तरफ उसको खींचा जा रहा है, एक तो वो। दूसरा उसका मेन रीजन है कि जैसे ही एक एंड ऊपर उठाया गया तो उसकी हाइट जो है बढ़ गई है, हाइट बढ़ेगी तो हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के कारण कोई भी चीज है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे मूव करती है, तो वो अपर जो एनर्जी अपर पार्ट है वो वहां पे उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वहां का वाटर लोअर एनर्जी लेवल तक फ्लो कर जाता है। तो ये रीजन आपको मिल गया। ये रीजन मिलने के बाद जैसे न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया होगा कि कोई भी चीज है वो नीचे आ रही है, अब अर्थ भी उनमें से एक चीज है, और दूसरी जैसे ये मार्कर है तो अर्थ ने अट्रैक्ट किया, तो वहां से जैसे फॉर्मूला बना F = G(m1m2/r²). ओके, क्लियर होता है। नेक्स्ट तो हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि यदि दो चीजों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्या होगा, तो उनकी प्रिडिक्शन हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। आपको आ रहा है समझ? आप पूछ सकते हैं जहां पे ना आए। ओके, तो अब बात करते हैं कि प्रिडिक्शन होने के बाद वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। अगर वेरीफाई नहीं होता तो पूरा ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन सबकी वो फेल हो जाती है। एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी साइंटिफिक लॉ अगर बनता है तो वो इतनी आसानी से नहीं बनता, उसमें कई कई साल लग जाते हैं बनने में। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, साइंटिफिक लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो मैं बेसिकली यही मानता हूं कि यहां से हमारे जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं अंधविश्वास में भी बिलीव कर लेते हैं कई लोग कि दूध पिलाया गणेश जी को और गणेश जी ने दूध पी लिया है। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा कि हाँ चमत्कार हो गया, वहां पे गणेश जी को दूध पिलाया जा रहा था और उसने दूध पी लिया। तो ये चीज यहां से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। कैसे? जिसको साइंटिफिक लॉज की नॉलेज है वो इसको यही इन्हीं स्टेप से जो है कंपेयर कराएगा। तो ऑब्जर्वेशन हमने की, दूध उसने पिलाया और गणेश जी ने दूध पी लिया, तो उसका क्या कारण रहा होगा। जैसे आप देखते हो अगर आप जोत लगाते हो तो जोत में भी घी जो डाला जाता है वो सोख लिया जाता है जोत के द्वारा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से जैसे जो शाही शोकता जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पानी को भी खींच लेता है अपनी तरफ, वो चीज यानी कि इसको हम बेसिकली साइंस में बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। तो वो कैपिलरिटी एक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है। मैं उसका रीजन जो है वो दूंगा यहां से कि जो गणेश जी ने दूध पिया है वो एक्चुअल में नहीं, वो कैपिलरिटी एक्शन से उसकी जो सूंड के पास ले जाया गया उसने वो खींचा है। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर होता है कि वो साइंटिफिक जो लॉ है वो कैपिलरिटी एक्शन से ऐसा हुआ, एक्चुअल में गणेश जी ने दूध नहीं पिया। यहां से मैं ये भी बता सकता हूं, प्रिडिक्शन कर सकता हूं, अगर उसकी सूंड लंबी है वहां पे तो वो कितना ज्यादा दूध पिएगा या कितना कम पिएगा, या पिएगा और ज्यादा पिएगा या नहीं पिएगा। ये सब आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब की जो है जिसको नॉलेज है वही इनके थ्रू अप्लाई करता है। तो इससे अंधविश्वास भी खत्म होता है।
एक दो और कॉमन सी बात कर लेते हैं, जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि दिन ढलने के बाद नेल्स नहीं काटने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा कोई वो नहीं है कि अशुभ माना जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले के समय पे नेल कटर्स नहीं होते थे, जो ब्लेड होते हैं ब्लेड्स होते थे, और अंधेरा होने के बाद लाइट्स का इंतजाम इतना नहीं होता था तो वो उंगली में ना लग जाए, इस वजह से वो परंपरा चली आ रही है कि दिन ढलने के बाद हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, और हम कह देते हैं कि वो अशुभ है। दैट इज नॉट फेयर। तो जिसको साइंटिफिक लॉज की नॉलेज है वो इन चीजों से कंपेयर करो हर चीज को, और वो फिर पूरी होती है, वहां से ला बनता है। ओके, क्लियर है इतना? ओके गाइस, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। तो देखिए फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे लिए। हमें नॉलेज भी नहीं है कि आज मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी का वर्क है कि आप घर बैठे इस चीज को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, या आप 1 मिनट में अपने फ्रेंड से कहीं पे भी, वो कितनी भी दूर है, आपसे फोन पे बात कर सकते हो, या आप बाइक से गाड़ियों से जा रहे हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स की देन है। और सोसाइटी में अगर हम देखें तो वो फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे इसने जोड़ के रखा है फोन से या किसी भी चीज से, तो वो सब इंपॉर्टेंस इसकी हम इमेजिन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए आपको, आप यहां से और अपने एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात आती है कंजर्वेशन ऑफ लॉज की। तो कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम बिफोर एंड आफ्टर एन इवेंट। जो फिजिकल क्वांटिटी किसी इवेंट से पहले और बाद में अगर देखी जाए, अगर वो सेम है तो वो क्या है? वो कंजर्व है। कंजर्व का मतलब ना तो वो अपने आप से बनी और ना वो अपने आप से खत्म होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के बेस पे हम 4 लॉज यहाँ पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, or we can say the total charge of an isolated system always remain constant। तो ये लॉ हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं गाइस, और ये सब चीजें आप अगर व्हाट्सएप से मंगवाना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल में आपको नोट्स की सेंड कर दूंगा, यू कैन मैसेज मी। नेक्स्ट है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है वही चीज कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, सन से सोलर एनर्जी आ रही है और हमने छत पे सोलर पैनल लगा रखे हैं, उसने वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैंने फैन चला लिया तो वो मैकेनिकल और विंड एनर्जी में बदल गया। समझे? तो इस प्रकार से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले मैं जानता हूं मोमेंटम क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज मोमेंटम, और सिंपली वी कैन से द मोशन अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देखिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, यदि हम किसी वस्तु पे फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसकी मोमेंटम जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, मोमेंटम चेंज नहीं होगी। तो ये लॉ बना, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात वही है, यहाँ लीनियर था, यहाँ एंगुलर है, तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया था, और एंगुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो बस फोर्स की जगह टॉर्क यहाँ लगाना है। इन द अब्सेंस ऑफ टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हुआ गाइस? ओके, तो एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की। There are 4 fundamental forces in our nature. That is, first हम कह सकते हैं gravitational force, second कह सकते हैं electrostatic force और electromagnetic force,
और थर्ड हम कह सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों के नाम आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो मासेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करता है। ओके, जो सेकंड मैंने नाम लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो फोर्स हमेशा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, दो चार्ज पार्टिकल या दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है, और ये फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही हो सकता है, क्योंकि अगर एक जैसे चार्ज है दोनों बॉडीज पे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये वो वीक नाम से पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है किसी एटम में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वैसे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीक तो है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है। क्योंकि कभी भी आपने देखा है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं एक किसी मटेरियल के दूसरे पे, जब भी चार्ज क्रिएट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे। तो ये आपको क्लियर हुए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये चार फोर्सेस थे। ओके गाइस, तो मैंने बताया अभी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट का मतलब होता है द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी। किसी अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन करना मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि हम कपड़े की शॉप पे जाते हैं और कहते हैं 5 मीटर कपड़ा देना, तो वो क्या करता है? एक स्केल लाता है, वो एक नॉन क्वांटिटी है, उस नॉन क्वांटिटी से वो बार बार कपड़े को ऐसे 5 बार मेजर करेगा और हमें कह देगा ये 5 मीटर कपड़ा लीजिए। तो इस तरीके से एक अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करा के हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में होती क्या है? These are the quantities in terms of which physical laws can be expressed and which can be measured directly or indirectly. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके बेस पे कुछ फिजिकल लॉज को भी एक्सप्रेस किया जा सके और इनको मेजर भी किया जा सके, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट मेथड भी होते हैं और इनडायरेक्ट वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स। अगर हम इसके टाइप की बात करें क्वांटिटीज के, तो देयर आर टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड। गाइस, फंडामेंटल का मतलब आपको ध्यान रखना होगा। फंडामेंटल का मतलब होता है वो सबसे छोटी चीज जो खुद से अपने आप बनी है, वो और बाकी किसी चीजों से मिलके नहीं बनी हो। जैसे हमने पढ़ा था 9th क्लास में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। तो सेल वो छोटी सी वो चीज है जो अपने आप से अस्तित्व में है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, वो किसी दूसरी चीज से मिलके नहीं बनी है। तो ये फंडामेंटल का मतलब होता है। तो द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो इसमें ये 7 क्वांटिटीज होती हैं केवल: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इनके अलावा जो भी बाकी बचती हैं क्वांटिटीज, वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी फंडामेंटल से डिराइव होके आती है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। नाम से ही क्लियर होता है, डिराइव वो किसी चीज से ड्राइव होके आई है, बन के आई है। एग्जाम्पल है स्पीड, डेंसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें। जैसे बात कर लेते हैं मास है। मास तो खुद अपने आप में है, ये किसी चीज से नहीं बना है। लेंथ भी ओके। तो अब बात करते हैं जैसे स्पीड की। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से इन दोनों चीजों से डिराइव होके ये बनी है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे भी,
तो ये इसी तरीके से डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास ये रहा, इसी तरीके से वॉल्यूम बनती है। और एक्सीलरेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो जो जैसे स्पीड और वेलोसिटी यहाँ इनसे डिराइव हुई थी, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो वो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होके आती है उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ये जितनी भी बाकी बचती हैं इन क्वांटिटीज को छोड़ के वो सब डिराइव्ड हैं। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो देखो, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो n इंटू यू की फॉर्म में लिखी जाती है। n इंटू यू मीन्स, n मीन्स उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और u मीन्स उसकी यूनिट, इकाई जिसमें वो नापी गई है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे क्वांटिटी ली हमने लेंथ इक्वल्स टू न्यूमेरिक वैल्यू उसकी 5 और यूनिट लिखी गई मीटर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू 5 मीटर? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसी की यूनिट लगानी पड़ेगी, तो वो यूनिट भी जानना जरूरी है। अभी आगे बात करेंगे। अब जैसे कोई क्वांटिटी है उनको यदि हमें चेंज करना है या कंपेयर करना है तो देखिए कैसे, n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2, जो कि कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसका एक ही मतलब रहेगा। जैसे यदि n1 ग्रेटर है n2 से, मींस जैसे ये n था, n1 यदि ग्रेटर है n2 से तो ऑब्वियसली u1 स्मॉलर होगा u2 से। एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, जैसे हमने लेंथ ली 5 मीटर, यहाँ पे n1 की वैल्यू है 5 और u1 की वैल्यू है मीटर। u1 क्या है यहाँ पे? मीटर। अब दूसरी यूनिट अगर हम लेंथ की देखें तो इसको मैंने लिख लिया 500 और मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, तो n2 क्या हो गया? 500 और u2 क्या हो गया? सेकेंड यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। तो अगर इनको कंपेयर करें तो है तो ये कांस्टेंट सेम है, पर n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। अगर मैं बात कहूं कि 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, तो ये बात तो सेम रहेगी, आप ध्यान रखेंगे, इसका वही मतलब है। ओके, और यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी यूनिट के। अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होगी, यूनिट छोटी है तो ये बड़ी होगी। जैसे कि हमने देखा सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है, और ये मीटर बड़ी यूनिट है तो ये न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है। समझ में आ गया? ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा था यूनिट। यूनिट यूनिट क्या होता है? यूनिट यूनिट एक वो स्टैंडर्ड चूज किया गया है। देखो, द यूनिट द क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, नापने के लिए वो स्टैंडर्ड जो चूज किया है, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे डिस्टेंस को नापा जाता है मीटर में, किलोमीटर में, इसी प्रकार से सभी चीजों को, जैसे स्पीड को नापा जाता है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, तो ये सब है यूनिट्स इन फिजिकल क्वांटिटीज की। ओके, तो अब यूनिट के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट, तो जैसे 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं।